नमस्कार चंद्रकांत भट्ट। इतिहास इतिहास ही होता है। वो वक्त था जब न तो लिपि थी, भाषा थी। बाद में आदि में से इंसान मानव बना, और फिर जब टेक्नोलॉजी आई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ लोग समझने लगे। और फिर न तो मीडिया था, न तो ट्रांसपोर्टेशन था, और न तो टेक्नोलॉजी थी। उस जमाने में इन परिस्थितियों में जिन्होंने देश के लिए जो काम किया, आज हमें, क्योंकि 600 साल मुगल साम्राज्य, 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य के बाद राजाओं का भी राज्य था। अलग अलग राजा थे, रजवाड़े थे, अलग अलग धर्म के राजा थे। और फिर भी जब ब्रिटिशरों ने सौंपा तब पूरा भारत सौंप तो दिया, लेकिन उसमें राजाएँ थी, और राजा को इकट्ठा होकर भारत बनाना था। और वो काम सरदार पटेल, नेहरू ने किया। गांधी जी निमित्त बन गए। और हम आज यहाँ देश में संसद में बैठकर कहे कि नेहरू ने गलत किया, गांधी ने गलत किया, सरदार ने गलत किया, पार्टीशन गलत किया, 370 की कलम गलत की, ये सब गलत चीज़ है। उस परिस्थितियों में जब कुछ था नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, राज्य अलग अलग थे, इन परिस्थितियों में हर राजाओं को इकट्ठा होकर देश की आर्थिक परिस्थिति भी सुधारनी थी, सब कुछ सुधारने का था, जीरो से शुरू करना था। और तब इन परिस्थितियों में आज ये कहते हैं कि नेहरू ने सरेंडर कर दिया, वो गलत है। नेहरू नेवर सरेंडर्स। आपको सोचने की ज़रूरत है। मैंने जो पढ़ा, दिसंबर 1962 में 47 आज़ादी, फिर प्रजासत्ताक राज्य बना, बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और फिर एक 10-12 साल की परिस्थिति सुधारने में लग गई थी। तो 1962 में युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ इन लाओ के बीच पत्राचार हुआ। इन पत्रों के में चाउ की ओर से युद्ध विराम की पेशकश हुई। नेहरू ने इनकार किया। सैन्य रूप से में होने के बावजूद भारत ने राजनीतिक रूप झुकने से इनकार कर दिया और अपने सीमा दावों पर अड़ा रहा। तब चीन नेफा अरुणाचल में बढ़त कर पर था और शांति के लिए वहाँ 50-50% का फॉर्मूला प्रसारित कर रहा था, और उसे इनकार कर दिया। नेहरू युद्ध लड़ने के मूड में थे। रूस के शुरुआती धीमे रिस्पॉन्स से खपा नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को 2 पत्र लिखे, जिसमें सैन्य सहायता, विशेष रूप से युद्ध विमानों और परिवहन विमानों की मांग की, क्योंकि उस वक्त भारत के पास कुछ था ही नहीं। नेहरू ने बताया कि चीनी सेना ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अब ब्रह्मपुत्र घाटी पर खतरा मंडरा रहा है था। उन्होंने 12 स्क्वाड्रन युद्ध विमानों और 10,000 सपोर्ट स्टाफ की मांग की थी। कैनेडी ने यूएसएस किट्टी हॉक को भारत को रवाना होने का आदेश दिया। तब फिलीपींस में खड़ा यह एक बड़ा जहाजी बेड़ा था, जिसमें विमान वाहक पोत के साथ फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर का ग्रुप साथ चलता है। लेकिन इस बेड़े के भारत की ओर निकलने की बात सुनते ही चीन ने चटपट 20 नवंबर 1962 की रात एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और नेफा से सारी सेना हटा ली। युद्ध खत्म हो गया। अब सोचिए, यहाँ सरेंडर की कोई बात आती ही नहीं है, जिस वक्त भारत के पास कुछ नहीं था। आज 10-12 साल के शासन के बाद भी हम
उनको सिर्फ गालियाँ देने का काम करते हैं वो गलत है। 140 करोड़ की प्रजा को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या नेहरू गलत थे, क्या सरदार गलत थे, क्या गांधी गलत थे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया द्वारा इनको गलत प्रसारित कर रहे हैं उनसे अपने आप को मुक्त करने की ज़रूरत है। दरअसल युद्ध 4 हफ्ते चला था, शुरुआत 2 हफ्ते जिनको धड़ाधड़ सफलता मिली। हमला अचानक था, भारतीय सेना की वहाँ तैनाती न थी, खाली जमीनों पर चीन फैलता गया। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के कारण नेहरू की इंटरनेशनल मसल पैरालाइज थी। चीन इसका फ़ायदा ले रहा था, तो जैसे ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हुआ, चीन थमा और युद्ध विराम की पेशकश की और नेहरू ने ठुकराया। खिजे चीन ने फिर हमला किया, अब की उसे सफलता नहीं मिली। सेना संभल चुकी थी, चौकस थी, करारा जवाब मिला, चीन आगे न बढ़ सका। भारत ने अब तक एयरफोर्स यूज नहीं की थी। एयरफोर्स इतनी ताकतवर नहीं थी कि अटैक और डिफेंस दोनों संभाल सके। अमेरिकी बेड़े को बुलाने का मतलब यह होता है कि हिंद महासागर के उड़कर अमेरिकी विमान भारत की सुरक्षा करते और भारतीय विमान चीनी भूमि पर अटैक करते। युद्ध अगले लेवल पर जाता तो किट्टी हॉक के आने की खबर सुनते ही चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया, जमीनें खाली कर भाग गया। नेहरू के जिगर की मजबूती नहीं होती, कमज़ोर ज़मीनी हालत से डर कर नेफा 50-50% करने का प्रस्ताव मानकर 10 दिन पहले घुटने टेक दिए होते तो आज तवांग सहित आधा अरुणाचल चीन का हो जाता। बहरहाल नेहरू ने 21 नवंबर को इस युद्ध विराम के बारे में संसद को जानकारी दी थी। उन्होंने शर्त दोहराई कि स्थिति 8 सितंबर 1962 से पहले वाली बहाल होनी चाहिए। चीन के युद्ध विराम के बाद कोलंबो में 6 देशों श्रीलंका, मिस्र, घाना, बर्मा, कंबोडिया और इंडोनेशिया ने मध्यस्थता की कोशिश की और कोलंबो प्रस्ताव पेश किया। कहा कि दोनों देशों को अपनी सेनाएं 20 किलोमीटर के पीछे लेकर सीमा विवाद को बातचीत से हल करना चाहिए। प्रस्ताव भारत के फेवर में था। नेहरू ने 1 जनवरी 1963 को चाउ इन लाई को लिखा और कोलंबो प्रस्ताव के आधार पर शांति वार्ता की बात की, जिनने एलएसी प्रस्ताव को खारिज किया और युद्ध पूर्व स्थिति बहाल करने पर अड़े रहे। इस दौरान संसद में और संसद के बाहर विपक्ष, तो अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथी थे, ने नेहरू सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। विशेषतर फॉरवर्ड पॉलिसी 1962 से पहले विवादित इलाकों में आगे बढ़कर जमीन कब्जा लेना और सैन्य तैयारियों की कमी को लेकर कड़वे अपमानजनक तंज किए। अचरज की बात है कि नेहरू या उनके समर्थकों ने अखबारों में, चैनलों में इनमें से किसी को भी देशद्रोही, गद्दार, सेना विरोधी, हिंदू विरोधी, पाकिस्तानी या चीनी एजेंट करार नहीं दिया था। वैश्विक समुदाय भारत के साथ रहा क्योंकि रूस ने प्रारंभिक झिझक के बाद चीन पर युद्ध विराम का दबाव डाला। अमेरिका ने तो बेड़ा ही भेज दिया। इजराइल, जिसे भारत से मान्यता नहीं थी, उसने भी गुप्त रूप से हथियार देकर मदद की और श्रीलंका में 6 देशों द्वारा भारत के लिए फेवरेबल प्रस्ताव की बात की यहाँ हो चुकी है। दरअसल 1962 और 2025 में बुनियादी फर्क है। तब हमले नेहरू ने शुरू नहीं किए थे, उनकी पीठ पर छुरा थोपा गया था। तब अमेरिका ने उन्हें घुड़काकर चुपचाप युद्ध विराम को मजबूत न किया। नेहरू संगीत में प्रतिनिधिमंडल भेजकर दुनिया से समर्थन की गुहार नहीं लगा रहे थे और वे शुरू से अंत तक देश से कुछ भी नहीं छुपा रहे थे। विपक्ष के सवालों से मुंह चुराने की कोशिश नहीं कर रहे थे और चीन इवन अंत में तो झुक गया था। क्या इन ऐसी परिस्थितियों में जब
भारत की आर्थिक परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, एयरफोर्स इतना मजबूत नहीं था, तब इन परिस्थितियों ने क्या नेहरू ने सरेंडर किया था। नेहरू नेवर सरेंडर। उनकी ताकत को दाद देनी चाहिए, सलाम करनी चाहिए, नहीं कि उसको बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। यही आज का पैगाम